हेलो एवरीवन। देखिए, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। सॉइल मैकेनिक्स जिसको हम लोग जियोटेक्निकल इंजीनियर भी बोलते हैं। तो इसमें लेक्चर 1 में मैं आप लोगों को बताऊंगा वेरियस अबाउट सॉइल प्रॉपर्टीज एंड इच ओरिजिन। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में देख लेते हैं। पहला चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज दी सॉइल एंड इच डेफिनेशन, मतलब इंट्रोडक्शन टू सॉइल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल कैसे फॉर्म हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट बताऊंगा आप लोगों को वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, मतलब किस किस बेसिस पे सॉइल फॉर्म होके रखा है, उसके ऊपर मैं टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आप लोगों को वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फेज सिस्टम, क्योंकि देखिए सॉइल में क्या होता है, फेज सिस्टम है, सिंगल फेज, डबल फेज एंड ट्रिपल फेज, जो भी है फेज सिस्टम के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा अबाउट वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, या तो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं पोरोसिटी को। उसके बाद डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जो कि एस या एस आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर कंटेंट या पोरोसिटी। ठीक है, उसके बाद वाटर कंटेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन, बल्क, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल और सबमर्ज्ड सॉइल, सैचुरेटेड का मतलब है भीगा हुआ और सबमर्ज्ड का मतलब है जो पानी के अंदर रहेगा, दैट टाइप ऑफ सॉइल की यूनिट वेट। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल एंड वेरियस फार्मूलाज, क्योंकि ये जो यूनिट है, इस यूनिट में बहुत सारे फार्मूलाज है जो कि हम लोग यूज करके हम लोग वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सारे मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। पहला है व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सॉइल की डेफिनेशन यह है, सॉइल इज कंसोलिडेटेड मटेरियल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, टूटना। ठीक है, ब्रेकिंग अप। ठीक है, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजिशन का मतलब है सिरना। ठीक है, सड़ जाना कोई चीज, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। सॉइल विच इज, देखिए अब सॉइल जो है किससे बना है, जब बहुत सारे रॉक्स या पत्थर वगैरह सालों साल के बाद ये टूटेगा, दैट प्रोसेस, जो जिससे हम लोग ये टूटेगा, इसका भी बहुत प्रोसेसेस होता है कि किस तरीके से ये टूटते हैं। अब टूटने के बाद फर्दर जो भी बनेगा फाइन पार्टिकल्स, दोज आर नोन एज सॉइल। उसी को हम लोग सॉइल कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, एंड जो कि अकेले रॉक से ही नहीं बनता है, साथ में ऑर्गेनिक मैटर से भी बनता है। ठीक है, जैसे जानवर वगैरह मरते हैं या वेरियस प्लांट्स जो भी डेड हो जाते हैं, उसके बाद भी उनसे भी बनते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। उसके बाद सॉइल फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। जो भी सॉइल रॉक से बनता है, दैट टाइप ऑफ सॉइल्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं होते। आप सबको ये चीज़ पता ही होगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम लोग की कार्बन कंटेंट रहता है और इनऑर्गेनिक में कार्बन कंटेंट नहीं रहता है। ठीक है, सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। इनऑर्गेनिक में कार्बन कंटेंट नहीं रहेगा और ऑर्गेनिक में कार्बन कंटेंट रहेगा। ठीक है, अब सॉइल विच इज फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर, ये जितने भी सॉइल जो फॉर्म्ड हुआ है बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, उनसे जो भी सॉइल बनेगा, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, जिसमें कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होगा। जैसे दो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ऑर्गेनिक सॉइल का। एक हो गया हम लोग का पीट, दूसरा हो गया मक। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल कैसे फॉर्म्ड हुआ है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ह्यूज अगर पत्थर, जिससे क्या होगा, जैसे क्या होता है गर्मी के मौसम में उसके ऊपर धूप लगेगी, फिर बारिश आएगा, फिर ठंडा होगा, मतलब गर्म ठंडा मिक्स होकर क्या होगा, पत्थर
टूटने लगेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसी से ही पत्थर टूटते हैं, जिसके कारण ह्यूज एक रॉक जो है वो छोटा 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 क्या होगा, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इसके कारण सॉइल फॉर्म होगा। ठीक है, इसके बाद जियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। पहला है वेदरिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, डिपोजिशन ऑफ सॉइल एंड अपहीवल। ठीक है, मतलब कोई भी पत्थर वगैरह जो है पहले ये क्या होगा, ये जैसे एक पत्थर है, ह्यूज पत्थर, ये बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस हीटिंग एंड कूलिंग ये पत्थर टूटेगा। टूटने के बाद ये छोटा छोटा सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगी। ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगी, ट्रांसपोर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ वाटर, सैंड। देखिए, कोई सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए एक ही प्रोसेस नहीं है या एक ही कंपोनेंट नहीं है। वाटर से भी हो सकता है, एयर से भी हो सकता है, ग्रेविटी से भी हो सकता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन की मोड्स क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डिपोजिशन ऑफ सॉइल। देखिए, ये पेरेंट रॉक है, यहाँ पे टूट के यहाँ से जाके कहीं दूसरी जगह ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट होने के बाद वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, डिपॉजिट होने के बाद वो पत्थर बनेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द सॉइल इज फॉर्म। डिपॉजिट होने के बाद सॉइल फॉर्म होगा। उसके बाद वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस है वेदरिंग, जो कि टूटना। ठीक है, और किस किस तरीके का वेदरिंग है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग, दैट इज फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। दो टाइप्स के वेदरिंग है, फिजिकल और केमिकल। इसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल वेदरिंग क्या होता है और केमिकल वेदरिंग क्या होता है। देखिए, फिजिकल वेदरिंग जो है, जो कि हम लोगों की रॉक्स जो टूटते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर, वेजिंग एक्शन ऑफ आइस अगर मान लीजिए जो क्रैक्स वगैरह होते हैं पत्थर के बीच में, क्रैक से ये वहाँ से पानी घुस जाएगी। पानी घुसने के बाद जब ठंडा हो जाएगी उसमें आइस फॉर्म होगा। आइस फॉर्म होने के बाद उसका जब वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो उससे क्रैक फॉर्म होगा। ठीक है, दैट इज वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। उसके बाद रूट्स ऑफ प्लांट्स। देखिए, आप लोगों ने देखे होंगे पत्थरों के ऊपर कभी कभार क्या होता है, पेड़ पौधे भी वो हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो गया, रूट एक्शन के कारण भी पत्थर वगैरह टूटते हैं। उसके बाद एब्रेशन एंड फ्रिक्शन। तो ये जितने भी फेनोमेनन हैं जिसके कारण पत्थर डिसइंटीग्रेट होते हैं या टूटते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, और केमिकल वेदरिंग क्या है, केमिकल वेदरिंग जो प्रोसेस है इसमें फॉर्मेशन मतलब पत्थर जो है वो टूटते हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस केमिकल प्रोसेसेस। जैसे जितने भी केमिकल रिएक्शंस फॉर्म होते हैं ना, उस केमिकल रिएक्शन के कारण पत्थर टूटते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तो हो गया फिजिकल प्रोसेस से, दूसरा हो जाएगी केमिकल प्रोसेस से, दैट इज फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वेदरिंग व्हिच ऑकर्स ड्यू टू टेम्परेचर, अभी मैंने बताया था, टेम्परेचर, प्रेशर, वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, रूट्स ऑफ प्लांट्स, एब्रेशन या फ्रिक्शन। और केमिकल वेदरिंग जो है ये किसके कारण फॉर्म मतलब वेदरिंग होते हैं या डिसइंटीग्रेट होते हैं या ब्रेक होते हैं, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन के कारण केमिकल वेदरिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल वेदरिंग में, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल रिमेन्स द सेम। यहाँ पे क्या है, जैसा पेरेंट रॉक का सॉइल की प्रॉपर्टीज है वही सॉइल रहेगा। मतलब जब जो भी पेरेंट रॉक है उसका जो भी प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टीज रहेगा सॉइल बनने के बाद भी। मतलब सॉइल जो भी सॉइल फॉर्म होगा उसका भी उसका प्रॉपर्टी और पेरेंट रॉक का प्रॉपर्टी सेम होगा। लेकिन केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, जो पेरेंट रॉक है जिसमें ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन हुआ है, उस रॉक की प्रॉपर्टी और जो सॉइल फॉर्म होगा दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल चेंजेस। ठीक है, यहाँ रिमेन सेम। उसके बाद the soil is formed by physical weathering is coarse grained.
सॉइल एंड इज नॉन कोहेसिव इन नेचर। इसका मतलब ये है कि जो भी सॉइल फिजिकल वेदरिंग से फॉर्म होता है वो कोर्स ग्रेन्ड होगा। कोर्स ग्रेन्ड का मतलब है जिसका साइज जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। हालांकि हम लोग ये भी डिफरेंशिएट करते हैं, जो पत्थर होता है ना, कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड, ठीक है। कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड दो चीज़ें होता है। कोर्स ग्रेन्ड का मतलब है जिसका साइज जो है 4.75 mm से ज़्यादा हो वो कोर्स ग्रेन हो जाता है, और जिसका साइज 4.75 से लेसर हो दे आर नोन एज फाइन ग्रेन्ड रॉक्स। फाइन ग्रेन्ड एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स भी बोलते हैं या तो रॉक्स बोलते हैं, या तो हम लोग रॉक्स बोलते हैं या तो एग्रीगेट्स बोलते हैं, ठीक है, एग्रीगेट्स। उसके बाद जो भी पत्थर फिजिकल वेदरिंग से फॉर्म होता है दे आर कोर्स ग्रेन्ड, एंड जो भी पत्थर मतलब जो भी सॉइल फॉर्म्ड होगा बिकॉज ऑफ केमिकल वेदरिंग दे विल बी फाइन ग्रेन्ड, मतलब ज़्यादा ये पतला होगा और ये मोटा टाइप ऑफ मिट्टी होगा, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नॉन कोहेसिव इन नेचर। नॉन कोहेसिव का मतलब क्या है? नॉन कोहेसिव का मतलब है जिसमें कोहेशन ना हो, मतलब कोहेशन लेस। अब कोहेशनलेस का मतलब क्या है? कोहेशनलेस टाइप ऑफ सॉइल जो होगा उसको हम लोग सैंड कहते हैं, ठीक है, सैंड। और कोहेसिव सॉइल जो होगा उसका मतलब उसका एग्जांपल हो गया क्ले, जैसे चिकना मिट्टी होता है, ये एक कोहेसिव टाइप ऑफ सॉइल है, लेकिन कोहेशनलेस हो गया सैंड। जैसे यहाँ पे लिख के भी रखा है क्ले, और यहाँ पे क्या है? सैंड एंड ग्रेवल्स एग्जांपल्स। तो इस तरीके से फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग से हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रेसिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा। जैसे एक पत्थर, यहाँ पे एक बड़ी सा पत्थर है, उसके अंदर हीटिंग एंड कूलिंग होगा कंटिन्यूअस। होने के बाद ये पत्थर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूटने के बाद ये अगर पत्थर यहाँ पे ही टूट गया, मतलब सेडिमेंट्स फॉर्म हो गया। सेडिमेंट फॉर्म होने के बाद यहाँ पे ही जमा हो गया, सो डेट टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, डेट टाइप ऑफ सॉइल इज रेसिडुअल सॉइल, मतलब अपनी जगह पे ही है अवेलेबल। जहाँ पे पेरेंट रॉक अवेलेबल है वहीं पे सॉइल होगा, तो डेट टाइप ऑफ सॉइल इज रेसिडुअल सॉइल। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब क्या है? यहाँ पे सेडिमेंट फॉर्म हो गया पेरेंट रॉक से। सेडिमेंट फॉर्म होने के बाद उन सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह बाय द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट्स। एजेंट्स कौन कौन सा हो सकता है? जैसे एजेंट्स हो गया आपका रिवर, विंड, लेक, सी, ग्लेशियर, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारा एजेंट्स एक जगह से लेके दूसरी जगह पे पहुंचा जाएगा सेडिमेंट्स को टूटने के बाद। तो वो सॉइल जो अपने जगह पे, मतलब जहाँ पे पेरेंट रॉक है वहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, दूसरी जगह पे फॉर्म होगा, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो जाएगा। रेसिडुअल सॉइल एक है और दूसरा हो जाएगी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है इनका भी बहुत टाइप्स है। देखिए जैसे ये सारे टाइप्स है ना, ये सारे ट्रांसपोर्टेड सॉइल के टाइप्स है। देखिए यहाँ पे लिख के रखा है जो रेसिडुअल सॉइल है इनका और एक नाम है, डेट इज सीडेंटरी सॉइल। सॉइल रिमेन्स ऑन पेरेंट रॉक आफ्टर वेदरिंग या डिकम्पोजिशन, सच ए सॉइल व्हिच डू नॉट ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचता है, एंड रिमेन ऑन पेरेंट रॉक, अपनी पोजीशन जहाँ पे पेरेंट रॉक है वहाँ पे ही सॉइल फॉर्म हो गया। डेट टाइप ऑफ सॉइल इज रेसिडुअल सॉइल या सेडेंटरी सॉइल। और उसका एग्जाम्पल है ब्लैक कॉटन सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। उसके बाद सेडिमेंट्री सॉइल क्या है? द सॉइल व्हिच गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द origin या पेरेंट रॉक टू द डिफरेंट प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंट्स। एजेंट्स के बारे में बताया था, लाइक रिवर, विंड, लेक्स, ये सारे जितने भी ये सारे एजेंट्स हैं, ये एजेंट्स के थ्रू एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। दोस टाइप ऑफ सॉइल आर टर्म्ड एज सेडिमेंटरी सॉइल, या सेडिमेंटरी सॉइल कहते हैं या तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाएंगे, ठीक है। अब इनके टाइप्स क्या क्या है? इनके टाइप्स ये है, जैसे रिवर हो गया, अगर कोई सॉइल रिवर वाटर के कारण फॉर्म हुआ है, डेट टाइप ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज एलुवियल सॉइल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके टाइप्स की। रिवर वाटर से जो भी फॉर्म हुआ है उस सॉइल का नाम क्या है? एलुवियल सॉइल।
उसके बाद नेक्स्ट है विंड। विंड के कारण जो भी सॉइल फॉर्म होता है, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज एवोलियन सॉइल, या उसको या तो एवोलियन सॉइल कहते हैं या तो उसको लोएस कहते हैं या सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो सॉइल लेक से फॉर्म होगा, लेक वाटर से, ठीक है, उस सॉइल को हम लोग कहते हैं लेकास्ट्राइन सॉइल। ये जितने भी टाइप ऑफ सॉइल है ये सारे ट्रांसपोर्टेड सॉइल है या सेडिमेंटरी सॉइल है, ठीक है। उसके बाद जो सी वाटर से सॉइल फॉर्म होगी, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज मैराइन सॉइल। जो ग्लेशियर बर्फ से फॉर्म होगी, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल या ड्रिफ्ट भी कहलाता है कभी कभार। उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फॉर्म होगा, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज कोलुवियल सॉइल या टेलस, या कभी कभार इसको स्क्री भी कहते हैं, ठीक है, टेलस या स्क्री। सो ये हो गया वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल या सेडिमेंटरी सॉइल। और बाकी रेसिडुअल सॉइल के टाइप्स मैंने आप लोगों को बता ही दिया। एक हो गया ब्लैक कॉटन सॉइल और लेटराइट सॉइल, ये हो गया दो टाइप ऑफ रेसिडुअल या सेडेंटरी सॉइल्स। नेक्स्ट है हम लोगों की सॉइल ओरिजिन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में आप बताऊंगा मैं अभी नेक्स्ट। देखिए, फेस सिस्टम ऑफ सॉइल। सॉइल जो है, मिट्टी जो है, इनके देखिए मिट्टी के तीन फेजेस, 3 फेजेस ऑफ सॉइल। मिट्टी में या तो मिनिमम 2 फेज रह सकता है या तो मैक्सिमम 3 फेज रह सकता है। अब क्या क्या है मैं बताऊंगा आप लोगों को। 3 फेज का मतलब है जिसमें मिट्टी तो रहेगा ही, सॉइल, साथ में मिट्टी के जो जो भी पोर्स है, ठीक है, छेद वगैरह है, उसमें क्या रहेगा, वॉइड्स में एयर भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, ठीक है। होल्स में मिट्टी के होल्स जो भी है उसमें एयर भी रहेगा, वाटर में रहेगा। तो ये हो गया 3 फेज सॉइल। 2 फेज में क्या होगा, मिट्टी के जो होल्स है उसमें वाटर रहेगा, और और दूसरी टाइप ऑफ 2 फेज में क्या है, मिट्टी के जो वॉइड्स है उसमें एयर रहेगा। तो मिनिमम ये 2 फेज हो सकता है, क्योंकि मिट्टी तो एक फेज हो ही गया, और मिट्टी के जो वॉइड्स है, होल्स है, उसमें या तो एयर रहेगा या तो वाटर रहेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए एयर भी रहे वाटर भी रहे तो ये हो जाएगी 3 फेज सिस्टम। और डबल फेज में हो जाएगी या तो एयर या तो वाटर। अब है कि अनसेचुरेटेड सॉइल। अनसेचुरेटेड सॉइल इज ए 3 फेज सॉइल। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है, जिस सॉइल में जो भी वॉइड्स होगा, वॉइड्स के अंदर पानी हो और साथ में एयर भी हो, कुछ हद तक पानी हो कुछ हद तक एयर हो, तो दैट टाइप ऑफ सॉइल इज अनसेचुरेटेड सॉइल। मतलब कुछ हद तक तो मिनिमम वाटर रहेगा ही, जब तक मैं ओवन में ड्राई ना करूं तब तक सॉइल में पानी रहेगा, बिकॉज ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में जो भी पानी है वो पानी रहेगा, तो वो हो जाएगी, वो वाटर तो रहेगा ही, साथ में जो वाटर भीगा, मतलब जो सॉइल भीगा नहीं है, मतलब भीगा हुआ कंडीशन में नहीं है, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज अनसेचुरेटेड सॉइल। अगर हम लोग सॉइल को पानी के साथ भिगा दिया, मतलब उसमें पानी डाल दिया, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज सेचुरेटेड सॉइल। अनसेचुरेटेड का मतलब है जिसमें पानी ना हो, सेचुरेटेड का मतलब है जिसमें पानी हो। और एक चीज आपको और मिलेगा, सबमर्ज्ड सॉइल, जो कि यहाँ पे मैं देके नहीं रखा हूँ। सबमर्ज्ड का मतलब है जो पानी के अंदर रखेंगे। अगर मान लीजिए मैं सॉइल के मिट्टी को लेके एक पानी के कटोरे में डाल दिए, दैट जो सॉइल अंदर रहेगा, दैट सॉइल इज कॉल्ड एज सबमर्ज्ड सॉइल। उस सॉइल को हम लोग कहेंगे सबमर्ज्ड सॉइल। लेकिन जस्ट मान लीजिए एक मिट्टी लिए हम लोगों ने, उसके अंदर हम लोगों ने पानी डाल दिया, दैट इज सेचुरेटेड सॉइल, दिस वन। और अनसेचुरेटेड का मतलब है कुछ हद तक पानी भी रहेगा बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, और बाकी एयर रहेगा और सॉइल। और ड्राइड सॉइल का मतलब है जब वो अनसेचुरेटेड सॉइल हो गया या तो सेचुरेटेड सॉइल हो गया, इन दोनों में से किसी एक सॉइल को मैं ओवन के अंदर रख दूंगा। ओवन के अंदर रखने के कारण क्या होगा, उसमें पानी रहेगा ही नहीं, या तो वॉइड्स में नहीं तो कहीं पे,
क्योंकि उसको ओवन में ड्राई कर देंगे। कितने डिग्री में ड्राई कर देंगे? 105 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको रख देंगे 24 घंटा के लिए। तो वो सॉइल क्या हो जाएगी? ड्राइड सॉइल बन जाएगी, जिसमें सिर्फ सॉइल रहेगा और एयर पार्टिकल्स रहेगा। ठीक है, अब वो हो गया ड्राइड सॉइल। ड्राइड सॉइल, सैचुरेटेड का मतलब भीगा हुआ, अनसैचुरेटेड का मतलब बिना भीगा पानी डाले हुए सॉइल। ठीक है, तो उसमें देखिए अनसैचुरेटेड सॉइल जो है, सॉइल सॉलिड्स और एयर और वाटर रहेगा, इसमें सॉइल और वाटर रहेगा, इसमें सॉइल सॉलिड्स और एयर रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का 3 टाइप ऑफ सॉइल। और यहाँ पे ये भी लिख के रखा है वाटर इज रिमूव। कैसे रिमूव किया है? बाय द हेल्प ऑफ ओवन। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोग को फेस सिस्टम के बारे में। ठीक है, फेस सिस्टम फॉर अनसैचुरेटेड सॉइल। अनसैचुरेटेड सॉइल जो है, अभी अभी मैंने आप लोग को बताया, उसमें 3 फेज होगा। कौन कौन सा? सॉलिड भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, एयर भी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो W दिख के रखा है, ये हो गया वेट, और राइट हैंड साइड में जो V है, इसका मतलब है वॉल्यूम। अब देखिए, ये हो गया WA का मतलब हो गया वेट ऑफ एयर, जो कि 0 मानते हैं। फिर W का मतलब है वेट ऑफ वाटर, WS का मतलब है वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड। फिर वेट ऑफ एयर और वेट ऑफ वाटर दोनों को मिला के हो गया वेट ऑफ वाइट्स। ठीक है, वेट ऑफ वाइट्स। उसके बाद WS का मतलब है वेट ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद वॉल्यूम में अगर देखा जाए, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों को मिला के हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जो कि पूरा मिला के टोटल वॉल्यूम। और ये हो गया हम लोग का टोटल वॉल्यूम, और ये हो गया हम लोग का टोटल वेट। अब टोटल वॉल्यूम जो है यहाँ पे मैं दिखा के रखा हूँ आप लोगों को। देखिए, टोटल वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो है ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और वॉइड्स के अंदर वाटर भी है, एयर भी है, तो तीनों ही हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज कॉल्ड एज टोटल वॉल्यूम। ठीक है, जो कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का मतलब है एयर एंड वाटर, ये दोनों। उसके बाद टोटल वेट का मतलब क्या है? वेट ऑफ वॉइड्स एंड वेट ऑफ सॉलिड्स, जो कि वॉइड्स के अंदर एयर भी है, वाटर भी है, और सॉलिड्स। एयर और वाटर का दोनों का वेट, यहाँ पे सिर्फ मैं वाटर का लिखा हूँ। क्यों? क्योंकि वाटर का, एयर की जो वेट है उसको हम लोग हमेशा जीरो मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम एंड टोटल वेट बेस्ड ऑन दी 3 फेज सिस्टम, जो कि हम लोग का अनसैचुरेटेड वाटर की, अनसैचुरेटेड सॉइल की होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कुछ डेफिनेशंस। जैसे वाइड रेशियो क्या है? वाइड रेशियो इज दी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जियोटेक की स्टार्टिंग यही सब डेफिनेशन से होती है कि वाइड रेशियो क्या होता है। वाइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का मतलब है जिसमें एयर की भी वॉल्यूम हो, वाटर का भी वॉल्यूम हो, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है उसमें सिर्फ सॉलिड्स मतलब मिट्टी का जो वॉल्यूम है। ठीक है, तो वाइड रेशियो हो गया। वाइड रेशियो हैज वैल्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखना है कि वाइड रेशियो की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद वाइड रेशियो विल नेवर भी 0, कभी वाइड रेशियो 0 नहीं हो सकता, हमेशा ही 0 से ज़्यादा है। Void ratio of coarse grained soil is less as compared to fine grained soil। अब ये पता करना है हमें कि कैसे हो रहा है। Void ratio जो है coarse grained soil और fine grained soil को अगर देखा जाए, coarse grained soil की ज़्यादा है as compared to fine grained soil। क्यों? क्योंकि coarse grained का मतलब है जो मिट्टी का साइज है वो ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ voids। तो अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगी? दिस वन विल बी लेसर, कम हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर वैल्यू, हेंस ओवरऑल वैल्यू विल बी लेस। यहाँ पे फाइन ग्रेन्ड का मतलब क्या है? सॉइल की पार्टिकल्स, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स छोटा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा है, ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। अगर नीचे छोटा हो जाए तो ये
लार्ज होगा, सो ई विल बी ग्रेटर। मतलब यहाँ से मैं एक चीज बता सकता हूँ कि फाइन ग्रेन का जो वॉइड रेशियो है वो मैक्सिमम है, और कोर्स ग्रेन का जो वॉइड रेशियो होगा वो नीचे बड़ी होने के कारण ये कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, सो ये मिनिमम हो जाएगा। सो हियर वॉइड रेशियो मिनिमम हो जाएगी कोर्स ग्रेन की, और फाइन ग्रेन की वॉइड रेशियो मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कौन कौन सा सॉइल का है मैं बता दिया, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पोरोसिटी का डेफिनेशन। Porosity is the ratio of volume of the voids to the total volume. Volume of the voids divided by total volume. अब आप लोगों को पता ही होगा वॉल्यूम ऑफ voids में क्या क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सो ये हो गया पोरोसिटी, एंड पोरोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ठीक है, यही एक मात्रा है जो कि हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द परसेंटेज पोरोसिटी को हम लोग या तो पोरोसिटी कहेंगे या तो परसेंटेज वॉइड्स भी कहेंगे। ठीक है, सो इट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विथ रेस्पेक्ट टू द टोटल वॉल्यूम। कितना वॉइड्स होगा टोटल वॉल्यूम में, दैट इज पोरोसिटी। रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या क्या है। देखिए दोनों ही फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत आता है इन दोनों के बारे में। कभी कभार क्या होता है, वॉइड रेशियो दिया रहता है, पोरोसिटी निकालना होता है, कभी कभार पोरोसिटी दिया रहता है, वॉइड रेशियो निकालना होता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला है, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू द पोरोसिटी बाय 1 माइनस ऑफ पोरोसिटी, एंड पोरोसिटी इज इक्वल टू द ई बाय द 1 प्लस ई। ठीक है, तो ये हो गया दो डेफिनेशन, मतलब ये दो फॉर्मूलास हो गया। ठीक है, हम लोग की नेक्स्ट डेफिनेशन है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो कि हम लोग एस आर या एस से डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स में कितना पानी है उसी रेशियो को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स इनटू द 100%। ठीक है, इंटू 100%, ये हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस आर और या तो एस। ठीक है, अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है ये ड्राई सॉइल का कितना होगा। देखिए ड्राई सॉइल का मतलब क्या है कि जिस सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वाटर, पहले तो चीज तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, अभी अभी मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का मतलब क्या है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर भी हो सकता है और वॉल्यूम ऑफ एयर भी हो सकता है। अब जब वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स करेंगे वो हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब ड्राई सॉइल का क्या होगा, ड्राई सॉइल में सिर्फ एयर रहेगा, वाटर जीरो हो जाएगी। सो जीरो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो ये हो जाएगी जीरो। सो इसीलिए वॉल्यूम डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0% हो गया ड्राई सॉइल के लिए। और सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या है, सैचुरेटेड सॉइल का मतलब है जिसमें सिर्फ पानी अवेलेबल है, वॉल्यूम ऑफ एयर अवेलेबल नहीं है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्योंकि ये वैल्यू तो जीरो है सैचुरेटेड वाटर में। तो फाइनली क्या हो गया, दोनों वैल्यू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू 1 हो गया। तो इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई किया 100, सो 100% हो गया सैचुरेटेड वाटर के लिए, सैचुरेटेड सॉइल के लिए, सॉरी। तो ये हो गया ड्राई सॉइल की डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0, सैचुरेटेड सॉइल की डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100%। रेंज क्या हो गया, 0 से लेके 100 तक हो सकता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन ड्राई सॉइल और सैचुरेटेड सॉइल की। और डिफरेंशिएट मतलब हमें क्या अभी ये बोलना है कि डिफरेंट सॉइल की डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू क्या है, लिमिट क्या है। जैसे अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को, ड्राई सॉइल की डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0% है, सैचुरेटेड सॉइल की डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमिड सॉइल। ह्यूमिड सॉइल जो है उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा 0 से लेके 25%। डैम्प सॉइल,
डैम सॉइल का होगा 25% से लेके 50%। मॉइस्ट सॉइल जिसका होगा 50% से लेके 75%। उसके बाद वेट सॉइल 75% से लेके 100%। सो ये हो गया वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन के ऊपर आधारित है ये सारे टाइप्स ऑफ सॉइल और इनके रेंज की किसका कितना कितना होना चाहिए। बाकी आप लोग नोट्स बना लेना साथों साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन एयर कंटेंट। एयर कंटेंट का क्या डेफिनेशन है? एयर कंटेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये हो गया एयर कंटेंट। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ऊपर मैंने लिखा था वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ एयर। तो एयर कंटेंट या परसेंटेज एयर कंटेंट का मतलब, तो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100%। अब ड्राई सॉइल, अब ड्राई सॉइल जो है उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब ड्राई सॉइल में वाटर तो नहीं रह सकता, ये जीरो हो गया। सो वी ए या तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जो कि ड्राई सॉइल के लिए वैल्यू हो जाएगी 1 या 1 इंटू 100, सो 100% ड्राई सॉइल की। और सेचुरेटेड सॉइल की हो जाएगी 0, क्योंकि उसमें पानी नहीं है तो 0 हो जाएगी। सो डिग्री एयर कंटेंट विल बी इक्वल टू 0% फॉर सेचुरेटेड सॉइल। रेंज हो जाएगी एयर कंटेंट की 0% से लेके 100%। अब अगर मान लीजिए दोनों ही वैल्यू में सम अप करता हूँ, कौन कौन सा वैल्यू? एक वैल्यू है एयर कंटेंट वाला वैल्यू और दूसरा वैल्यू है डिग्री ऑफ सेचुरेशन वाला वैल्यू। अगर मैं दोनों वैल्यू को सम अप करूंगा S प्लस AC, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर व वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर व वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगी, जो कि 1 हो जाएगी। सो ये फॉर्मूला भी बहुत न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है परसेंटेज एयर कंटेंट, ठीक है। परसेंटेज एयर कंटेंट, percentage air content is defined as it is the ratio of volume of the air to the volume of the soil। देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं आप लोगों को, दो चीजें हैं, एक तो हो गया आपका एयर कंटेंट और दूसरा हो गया परसेंटेज एयर कंटेंट, ठीक है। जब एयर कंटेंट पूछे उसमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब वॉइड्स में कितना हवा है। परसेंटेज में लिखना है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम, मतलब वॉइड्स में कितना हवा है, ये हो गया एयर कंटेंट। परसेंटेज एयर कंटेंट का मतलब है वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम, मतलब पूरा जो वॉल्यूम है, पूरा वॉल्यूम में कितना हवा है, दैट इज परसेंटेज एयर कंटेंट, मतलब कितना परसेंटेज। और एयर कंटेंट का मतलब है वॉइड्स में कितना हवा है, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन में आप लोग कंफ्यूज नहीं करना। सो सेचुरेटेड सॉइल की कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर, जिसमें सेचुरेटेड सॉइल का मतलब है भीगा हुआ, उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगी सीधा 0। सो अगर अभी हम लोग देखा जाए इस फॉर्मूला से कि परसेंटेज एयर कंटेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर ही 0 हो रहा है, तो इसीलिए सेचुरेटेड सॉइल की परसेंटेज एयर कंटेंट सीधा 0 हो जाएगी। और ड्राई सॉइल में क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ एयर, जो कि टोटल वॉल्यूम की तरह ही है, क्योंकि उसमें एयर ने मतलब वाटर नहीं है ड्राई सॉइल में, जिसके कारण वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम, मतलब जैसे हम लोग अभी कर रहे थे वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसमें हम लोग टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं। सो इसीलिए क्या होगा, ड्राई सॉइल जो है इसमें परसेंटेज एयर कंटेंट 100% हो जाएगी, ठीक है। सो रेंज क्या हो गया? 0 से लेके n तक। n का मतलब है हम लोग की पोरोसिटी, या तो 100% तक हो जाएगी। सो फाइनली जो
रेंज परसेंटेज एयर कंटेंट का वो हो जाएगी 0 से लेके पोरोसिटी वैल्यू तक। और एक फॉर्मूला है जो कि न्यूमेरिकल बेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज परसेंटेज एयर कंटेंट? परसेंटेज एयर कंटेंट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एयर कंटेंट एंड पोरोसिटी। एयर कंटेंट की फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम मिल जाएगी, जो कि परसेंटेज एयर कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज एयर कंटेंट को डिनोट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। परसेंटेज एयर कंटेंट इज इक्वल टू पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, बाकी आप लोगों को मैं और एक बार बता दे रहा हूँ इनके बारे में रिवीजन की तरह। वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जिसका रेंज 0 से ऊपर ही होना होगा हमेशा। पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम इनटू 100, जो कि 0 से लेके 100 तक लाई करता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100%, जो कि रेंज 0 से लेके 100 तक लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन पोरोसिटी का 0 नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता, लेकिन डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। इक्वल टू साइन है। एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100%। एयर कंटेंट भी रेंज 0 से लेके 100 हो सकता है। साथ में परसेंटेज एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम इनटू 100%, जिसका रेंज 0 से लेके पोरोसिटी तक लाई करते हैं। इसका रेंज 0 से लेके 100% नहीं है, इसका रेंज 0 से लेके पोरोसिटी तक लाई करता है, एन। ठीक है, उसके बाद अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था Na एयर परसेंटेज एयर कंटेंट इज इक्वल टू एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी, एंड S प्लस द AC डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस द एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है। साथ में और एक फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू द n बाई द 1 माइनस ऑफ n, और n इज इक्वल टू द E बाई 1 प्लस E। तो फाइनली आप लोग को इतना चीजें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट वेट। व्हाट इज यूनिट वेट? यूनिट वेट क्या होगा? यूनिट वेट इज द रेशियो ऑफ वेट टू द वॉल्यूम। जब मैं वेट को डिवाइड करूंगा बाय वॉल्यूम से, तो जो भी रेशियो बनेगा, दैट रेशियो इज टर्म्ड एज यूनिट वेट। ठीक है, और सभी को पता होगा वॉल्यूम का यूनिट जो है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या कुछ भी हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब। और वेट की जो यूनिट है वो हो जाएगी न्यूटन या किलो न्यूटन। लेकिन अगर इसी चीज को मैं डेंसिटी के टर्म में लिखूं, तो डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम हो जाता है यूनिट वेट, और मास बाय वॉल्यूम हो जाएगी डेंसिटी, और मास का यूनिट है केजी। और आप लोग को ये भी चीज पता होगा, अगर मैं डेंसिटी जो कि इसका यूनिट है केजी में, अगर मैं एक इस 1 केजी को 9.81 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसका ये बन जाएगा न्यूटन, जो कि किसका यूनिट है? जो कि यूनिट है यूनिट वेट का। ठीक है, यूनिट वेट का यूनिट है। तो फाइन, इसका मतलब क्या है? अगर रो इंटू जी करता हूं, जो कि 9.81 है, तो इससे बनेगा यूनिट वेट गामा। गामा का मतलब है यूनिट वेट, और रो का मतलब है डेंसिटी, और जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज 9.81। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, यूनिट वेट और डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप। बल्क यूनिट वेट क्या है? Bulk unit weight is the ratio of the weight of the soil to the total volume of the soil. Soil का weight by soil का volume, जो कि unit weight ही है, सिर्फ bulk unit weight। और bulk unit weight जो है, इसको मैं कभी कभार हम लोग गामा टी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, गामा टी। उसके बाद what is dry unit weight? Dry unit weight is the ratio of the dry weight to the total volume. ड्राई वेट बाय वॉल्यूम। ड्राई वेट कैसे निकालनी है? जब मैं कोई सैचुरेटेड सॉइल को ओवन में रखूंगा
105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड में 24 घंटा के लिए। तो उसके बाद जो भी सॉइल निकलेगा दैट सॉइल विल बी टर्म्ड एज ड्राई सॉइल, और उसी का वेट होगा ड्राई वेट बाय टोटल वॉल्यूम। और इन दोनों के बीच में और एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ये है गामा डी इज इक्वल टू द गामा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। गामा डी का मतलब हो गया ड्राई यूनिट वेट जो कि गामा डी है, गामा टी का मतलब है बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब है वाटर कंटेंट, डब्ल्यू का मतलब है वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन द ड्राई यूनिट वेट एंड बल्क यूनिट वेट। उसके बाद नेक्स्ट है सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड का मतलब है उसी सॉइल का जो कि सैचुरेटेड सॉइल है उसके यूनिट वेट। सैचुरेटेड इट इज द रेशियो ऑफ द सैचुरेटेड वेट, मतलब भीगा हुआ सॉइल का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सो गामा डब्ल्यू सैचुरेटेड बाय वॉल्यूम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बल्क वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल का बल्क वेट को कहेंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट। जो ड्राई यूनिट वेट है, अभी अभी मैंने बताया था ड्राई यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट, दोनों ही ड्राई यूनिट वेट और सैचुरेटेड यूनिट वेट जो है दोनों ही एक्चुअली बल्क यूनिट वेट है। लेकिन किस चीज का बल्क है? दिस इज द बल्क यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल एंड दिस इज द बल्क यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल। सूखा सॉइल की बल्क यूनिट वेट और भीगा हुआ सॉइल की बल्क यूनिट वेट, ये दोनों चीजें। उसके बाद यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। सॉइल सॉलिड की यूनिट वेट, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द soil solid divided by volume of the soil solid is called unit weight of the soil solid। देखिए कोई सॉइल में सॉलिड भी रहता है और वॉइड्स भी रहता है। अगर मैं अकेले सॉइल की सॉलिड की यूनिट वेट निकालूंगा, यूनिट वेट का रेशियो है वेट बाय वॉल्यूम। सिर्फ लगानी है सॉलिड के लिए तो मैं दोनों में सॉलिड लगा दूंगा, वेट ऑफ द सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड आर ऑलवेज कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है कि जो यूनिट वेट होगा सॉलिड के लिए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज वेट एंड वॉल्यूम आर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर सॉइल। क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उसका वेट भी हमेशा कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम भी हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर वॉइड को एज्यूम करेंगे तभी जाके चेंजेस आएगा, लेकिन ये सिर्फ सॉलिड के लिए है, इसमें वॉइड अवेलेबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। जैसे मैंने आप लोगों को आज भी बताया था कि सबमर्ज्ड का मतलब है पानी के अंदर डूबा हुआ। व्हाट विल बी द सबमर्ज्ड यूनिट वेट? सबमर्ज्ड यूनिट वेट या हम लोग डिनोट करते हैं गामा सबमर्ज्ड या गामा डैश, या तो गामा डैश या गामा सबमर्ज्ड। It is the ratio of weight of the submerged soil solid to the total volume। तो रेशियो को किससे डिनोट करेंगे? सब वेट बाय वॉल्यूम है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट का यूनिट वेट का मतलब ही है वेट बाय वॉल्यूम, लेकिन कौन सी सॉइल की वेट? सबमर्ज्ड वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और एक फॉर्मूला है गामा सबमर्ज्ड की, क्या है? गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू द गामा सेट माइनस ऑफ गामा डब्ल्यू। गामा सेट का मतलब है गामा सैचुरेटेड, दिस वन इज द सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड दिस वन इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये हो गया गामा डब्ल्यू मतलब यूनिट वेट ऑफ द वाटर। यूनिट वेट ऑफ द वाटर जो है वो हो जाएगी 1 ग्राम पर सीसी या 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। When the soil is, अब देखना ये है कि when the soil is dipped in water मतलब पानी के अंदर है, the buoyant force BUOYANT, the buoyant force in upward direction is applied so that the solid weight of soil decreases। देखिए पानी के अंदर कुछ भी चीज जाएगा तो इसका जो वेट है
पानी क्या करेगा, पानी नीचे से धकेलने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द बायोवेंट फोर्स। बायोवेंट फोर्स वही होता है जो पानी के मतलब कोई चीज अगर पानी में रखता हूं हम लोग तो वो नीचे से एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड बायोवेंट फोर्स, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और वही चीज किसी भी चीज का वेट को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग मान लीजिए पानी में गिर जाते हैं तो क्या होगा, पानी हमें नीचे से धकेलने की कोशिश करेगा, जिसके कारण हम लोग का जितना भी वेट है वो वेट कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन ये बात है कि ऐसा नहीं कि हम डूब नहीं जाएंगे, डूबेंगे लेकिन कम वेट से डूबेंगे। ठीक है, क्योंकि बायोवेंट फोर्स हम लोग के नीचे से लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट है सबमर्स्ड यूनिट वेट। सबमर्स्ड यूनिट वेट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेट ऑफ द सबमर्स्ड सॉइल सॉलिड, यही है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, जो कि ये है। सो सबमर्स्ड वेट क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड वेट माइनस ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये हो गया वेट के, मतलब हम लोगों ने लिखा हूं वेट के टर्म्स में। ठीक है, मैं बता रहा हूं कैसे होगा। सबमर्स्ड वेट का मतलब हो गया सैचुरेटेड वेट माइनस ऑफ वेट ऑफ वाटर। अब वेट ऑफ वाटर जो है मैंने इसको कैसे लिखा, वेट ऑफ वाटर, वेट इज इक्वल टू यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। सो वेट क्या हो जाएगी, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। सो इसको मैंने लिखा हूं यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये हो गया सबमर्ज्ड यूनिट वेट। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए ये रिलेशनशिप है पूरा कि कैसे हम लोगों ने निकाला हूं सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक है, इसके बाद एक बार और आप लोगों को बता देता हूं रिवीजन तरीके से कि बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू ड्राई वेट बाय वॉल्यूम, सैचुरेटेड यूनिट वेट इज सैचुरेटेड वेट बाय वॉल्यूम, unit weight of soil solid is equal to the solid weight of the solid soil solids by the volume of the soil solids, and submerged is equal to weight of the solid of submerged divided by volume। ठीक है, ये हो गया सारे यूनिट वेट के डेफिनेशंस, मतलब यूनिट वेट के डेफिनेशंस अलोंग विद द रेशियोज की कौन कौन सा रेशियो किस किस के लिए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग की यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड। जैसे आप लोग को अभी बताया था सेम चीजें है, वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड विच इज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड का मतलब है वेट ऑफ द सॉलिड सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। बल्क यूनिट वेट विच इज इक्वल टू गामा टी, या गामा से डिनोट करेंगे वेट बाय वॉल्यूम। वेट का मतलब क्या है, वेट ऑफ द सॉलिड प्लस वेट ऑफ द वाटर, और वेट ऑफ द एयर भी होगा, लेकिन वाटर का एयर का वेट नहीं है, जिसके लिए इसको हम लोग जीरो मानते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। ड्राई हो गया वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, सो सॉलिड प्लस वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। लेकिन ड्राई है, ड्राई कंडीशन में क्या हो गया, वाटर रहेगा नहीं, सो ये जीरो हो जाएगी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ एयर लिखा हो। उसके बाद सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सेट माइनस ऑफ गामा सैचुरेशन माइनस ऑफ द यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सैचुरेटेड वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सैचुरेटेड का मतलब क्या हो जाएगी, भिगा हुआ, मतलब वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, एयर नहीं है। अब अगर सारे रिलेशनशिप को देखा जाए, सबसे यूनिट वेट किसका ज्यादा है, सबसे यूनिट वेट जो ज्यादा है वो हो जाएगी यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड। उसके बाद यूनिट वेट सैचुरेटेड यूनिट वेट, उसके बाद बल्क यूनिट वेट, उसके बाद ड्राई यूनिट वेट, उसके बाद सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक है, ये हो गया यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये हो गया सैचुरेटेड, ये हो गया बल्क यूनिट वेट, ये हो गया ड्राई यूनिट वेट, और ये हो गया सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो इस तरीके से रिलेशनशिप है कि कौन सा सबसे हाईएस्ट है एंड कौन सा सबसे लोएस्ट यूनिट वेट है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इज द हेवीएस्ट एंड लाइटेस्ट इज द यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल। ठीक है,
नेक्स्ट है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट is the ratio of weight of the water present in soil to the weight of the solids, weight of the water to the weight of the soil solid। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं वाटर कंटेंट, जो कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी परसेंटेज निकालते हैं कितने परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट है। weight of the soil solids to the volume of soil solids, weight of the soil solids and volume of soil solids are always constant। दोनों चीजें कांस्टेंट होते हैं। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि वेट भी कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है, लेकिन किस चीज का? सॉलिड्स का। लेकिन अगर वॉइड्स प्रेजेंट होगा दोनों ही बदल जाएगा। दैट इज इवन ए वाटर एडेड और रिमूव फ्रॉम सॉइल द वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए जो डिनोमिनेटर है ये कांस्टेंट रहेगा, बाकी न्यूमरेटर वेट ऑफ द वाटर चेंज होते रहेगा। अब हमें ये पूछ रहा है कि ड्राई सॉइल और सेचुरेटेड सॉइल। देखिए ड्राई सॉइल वही सॉइल होगा जिसमें वाटर कंटेंट जीरो होगा, डायरेक्ट मतलब ड्राई है, फुल्ली ड्राई। सो उसमें वेट ऑफ द वाटर हो जाएगी जीरो। अगर वेट ऑफ द वाटर जीरो हो गया तो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगी? न्यूमरेटर जीरो हो गया तो पूरा वाटर कंटेंट हो जाएगी जीरो। और सेचुरेटेड सॉइल का मतलब है वो टाइप ऑफ सॉइल जिसमें पानी एडेड हो, लेकिन पानी की क्वांटिटी जो है वो वेरी कर सकता है। अगर वो फुल्ली, अगर मान लीजिए कोई सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड है तो उसमें जो वेट ऑफ द वाटर हो जाएगी और वेट ऑफ द सॉलिड्स हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएगी। मतलब वाटर कंटेंट जो होगा उसमें 100% हो जाएगी। ठीक है, सो इसका मतलब है सेचुरेटेड सॉइल का जो रेंज है वाटर कंटेंट की 0% से ज़्यादा है और 100%, 0% से ज़्यादा है। 0 भी हो सकता है लेकिन 100 से, और 100 भी हो सकता है लेकिन 100 से कम। मतलब द वाटर कंटेंट की जो रेंज है दिस वन इज लाइज फ्रॉम द 0 टू दी 100% फॉर सेचुरेटेड सॉइल। और ड्राई सॉइल का तो डायरेक्ट वाटर कंटेंट 0 ही है। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में। बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग टॉपिक्स है इनको बताते जाऊंगा बाकी मैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को पसंद आए हो प्लीज़ लाइक दी वीडियो। ठीक है, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, क्योंकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ये काम आएगा। ठीक है, एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।